अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। DGISPR ने कहा है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत में मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद फिर से पाकिस्तान का रुख कर सकती है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने सोवियत इन्वेजन के दौरान भी फराख दिली के साथ अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की, जिसका एक फॉल आउट भी था, माशरती, माशी, सकाफती भी, जिसकी और भी बहुत सी जहतें थी। अब फिर अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा है। अफगान तालिबान का दावा है कि 85% अजला उनके कंट्रोल में है, जिससे एक बार फिर खाना जंगी के इम्कानात बढ़ गए हैं। पाकिस्तान को इन हालात की संगीनी का मलबा माजी की तरह फिर उठाना पड़ सकता है। भारत का अफगानिस्तान में डिजाइन नाकाम हो गया। भारत इस फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल पैदा कर सकता है। दाखिली सूरत हाल भी अजीब हेजान लिए हुए है। अफगानिस्तान के मामले को लेकर वजीर दाखिला के बयान कि अब अफगानिस्तान में सुलझे हुए तालिबान मौजूद हैं ने सवाल पैदा कर दिया है कि क्या अभी भी गुड और बैड वाली थ्योरी का वजूद बाकी है। सियासी क़यादत कश्मीर के इंतखाबी मार्के में उलझी हुई है, और उलझाओ भी ऐसा कि कोई ये बताने के बजाय कि उसके पास कश्मीर के लिए क्या प्रोग्राम है, एक दूसरे पर कश्मीर फरोशी और गद्दारी के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। क्या सियासी क़यादत को मसाइल की सनी का एहसास है? आज इन्हीं सवालात पर अपने बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल से सवालात रखेंगे कि वो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मोहसिन बेग साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इफ्तिखार अहमद साहब यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। DGISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट आई, रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ख्वाहिश थी खित्ते में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स की अफगानिस्तान से, खाना जंगी की सूरत और फिर मुहाजिरीन की आमद मुतवक्के, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशान कुन कंडीशंस और हालात आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो पिछले 20 साल बहुत ही टेस्टिंग रहे हैं, परेशान कुन रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान बड़ी हद तक उस 20 साल के अरसे से गुजर के अब इस मरहले पे पहुंचा है, और अफ़गानिस्तान भी उस मरहले से निकल के एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ उस जगह बैठा है जहां पर कि उसके मुस्तकबिल के अंदर भी अब ऑप्शंस खुलती जा रही हैं। अमेरिका का जाना ज़रूरी इसलिए समझा गया कि अमेरिका जाएगा तो कुछ ये जो मामला स्टेटस को है उसमें तब्दीली आएगी। गो के पाकिस्तान भी कहता था, बाकी खत्ते के ममालिक भी कहते थे कि आप जिम्मेदाराना तरीके से निकलिए, आप अभी रुक जाइए, अभी ना जाइए। लेकिन सब जानते थे कि मामला तभी तय होगा जब अमेरिकी अफवाज यहाँ से हटेंगी, स्टेटस को बदलेगा। जब स्टेटस को बदलता है तो कुछ देर के लिए तो कुछ परेशानी होती है, इंतशार की कैफियत होती है, लेकिन फिर कोई ना कोई रास्ता वहाँ से निकल आता है। कुछ जबर होता है हालात का, कुछ तारीखी रवैये होते हैं, कुछ जो उस वक्त के मारूजी हालात होते हैं वो मजबूर करते हैं उन रास्तों पे चलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान आज वहाँ बैठा है जहाँ पर के उनके अपने जो बड़े हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे तालिबान की लीडरशिप है, चाहे बाकी धड़े हैं, चाहे ग्रोह हैं, उन सबको आज मिल बैठ के ये फैसला करना है कि क्या आया हमने इसको अगली एक खाना जंगी की कैफियत की तरफ लेके जाना है, या ये कि अशरफ गनी साहब और उनकी हुकूमत थोड़ा सा रवैया लचक का पैदा करेगी और तालिबान के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाए और बात कर लें, और उसके बाद कोई दरमियाना रास्ता निकालें जिसके अंदर के सबकी थोड़ी थोड़ी जगह बन जाए। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अफगानिस्तान हमेशा से ही एक शेयर्ड लीडरशिप के तौर पे चलता रहा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे बादशाह थी तो वो भी बादशाह एक बेनाइन बादशाह था जिसने सब तमाम जो हिस्सेदार थे उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी कि अपनी ज़िंदगी का, अपने तर्ज का, अपने कंट्रोल का जो एरिया है उसके अंदर अपना हुक्मरानी कर सकें। तो मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत है। क्या रास्ता इख्तियार होता है? आज अफगानिस्तान भी बदला है, तालिबान भी बदले हैं, वहाँ के हालात भी बदले हैं। क्या ये सब मिलके कोई एक मॉडर्न स्टेट की तरफ जाने की कोई अहलियत रखते हैं? क्या दुनिया इनको सपोर्ट करेगी इस मामले में? मेरा ख्याल है ये बहुत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बेइंतहा है। अभी आने वाला वक्त भी मुश्किल होगा, साल हो, 6-8 महीने हो, अल्लाह करे कम से कम हो, लेकिन ये भी टेस्टिंग टाइम है अभी जो पाकिस्तान का। बड़ी एक जबरदस्त सवाल उठाया जिसको मैं जरूर प्रोग्राम में आगे उठाऊंगी कि आपने सबके बदलने की बात कर दी, लेकिन उससे पहले मोहसिन बेग साहब आपका कमेंट, इंपैक्ट की तो बात की होगा, शहजाद साहब जैसा कह रहे हैं 6 महीने 8 महीने साल, सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन होगा इस पूरी सिचुएशन के अंदर? बहुत शुक्रिया आयशा। बेसिकली उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया। प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान इस वक्त फेस करेगा आने वाले दिनों में वो अपनी जगह, इसके साथ रीजन के जो बाकी कंट्रीज हैं,
लिए भी उतनी मसाइल हैं। नेचुरली जो पश्तून स्पीकिंग है वो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के साथ अलायंस करते हैं। इसी तरह जो हज़ारा कम्युनिटी है वो ईरान के साथ अलायंस करती है। उज़्बेक बॉर्डर है वो वहाँ जो उज़्बेक हैं वहाँ पे रिलाई करेंगे। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन है वो इसलिए बहुत ज़्यादा वनरेबल है कि हमें अपने साथ जो एक्सपीरियंस हमने हिस्ट्री में लिया, 3 मिलियन के करीब अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए, मेजॉरिटी उनकी यहीं पे है। अब तो उनके पास आईडी कार्ड्स भी हैं, वो बिजनेस भी हैं, उनकी तीसरी नस्ल पाकिस्तान में जवान हो चुकी हुई है। उनको तो वापस भेजना, जैसे कि वो सिक्योरिटी एडवाइजर साहब कह रहे थे कि जी इनको वापस भेजें, नामुमकिन सी बात है। हाँ, अलबत्ता जो आने वाले हैं उनके लिए पाकिस्तान क्या प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट मरतब करती है, वो पहले वाला एक्सपीरियंस ना हो कि वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं और उससे हमारी जो नुकसान हुआ इकोनॉमी को, हमारा जो कल्चर था जिसमें क्लैश एंड कोफ इंट्रोड्यूस हुई, ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने आके काफ़ी हद तक कल्चर बदला, बैड और गुड आई डोंट नो। लेकिन वो एक्सपीरियंस दोबारा से उसको लेके वो चीज़ गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं दे आर वो देख रहे हैं सिचुएशन को एंड डेफिनेटली दे हैव द प्लान। और हमें अपने साथ पूरी रीजन को, जो अफगानिस्तान के नेबरिंग और इस रीजन में इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनको साथ मिला के कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए ताकि वो सब लोग साथ ही हैं इस सिचुएशन। ठीक है बेग साहब, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। तो कह रहे हैं कि दोबारा क्या हो, क्या तारीख से सीखा गया, कोई नई तारीख बनेगी या दोहराई जाएगी? गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शहजाद साहब गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे सब बदले हैं, क्या एक नए तर्ज अमल और तर्ज जिंदगी या गवर्नेंस और मॉडर्न स्टेट की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई, वो सुनिए पहले। एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है, एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है, और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। सो इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना, ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। इफ्तिखार साहब गुफ्तगू आपकी जानिब लाऊंगी, कौन बदला है और शेख रशीद साहब का बयान क्या कह रहा है? वो गुड एंड बैड वाली पॉलिसी खत्म हो गई है? मैं शेख रशीद के बयान के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उसके बारे में क्या ख्यालात के साथ, वेरी सॉरी, मैंने सर वजीर दाखिला मैं कहता हूँ वजीर दाखिला छोड़ो, वो पाकिस्तान के वजीर आज़म भी हो जाएं तो ये हकीकत वहीं पे रहेगी, ठीक है? तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा मसला ये है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 1989 में जब रूसी चले गए और जब ये तमाम इस्टेब्लिशमेंट के अदारे जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि रूसियों को निकालने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देना है, मेरा उनसे सवाल है कि क्या हुआ? क्या 1989 के बाद पाकिस्तान बेहतर हो गया? क्या पाकिस्तान का हमसाया अफगानिस्तान बेहतर हो गया? क्या वहाँ के रहने वालों ने हमारे ख़िलाफ़ जो जहाद करने का फ़ैसला किया उन्होंने बदल लिया? क्या उसके बाद सवात का इंसिडेंट नहीं हुआ? क्या उसके बाद सलाला का इंसिडेंट नहीं हुआ? क्या ये कल जो पेशावर में एक डेड बॉडी आई है वो उसके वाक़यात नहीं हुए? ये जो चंद दिन पहले दरा बाबू सर के ऊपर एक आदमी ने खड़े होकर एक बयान जारी किया, ये नहीं हुआ? हमें तो ये तासर दिया गया था कि ये रूसी खा जाएंगे और तमाम के तमाम आपकी पॉलिसी इस मुल्क की रूसियों के ख़िलाफ़ थी, और हमें इस बात का यकीन दिलाया गया कि रूसियों के जाने के बाद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे अमन होगा, जहाँ पे तरक्की होगी, जहाँ के लोग बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेंगे, जहाँ पे इस तब्दीली का फ़ायदा होगा। मेरा सवाल तो उन तमाम ताकतों से और क़ुव्वतों से है कि 1989 से लेकर अब तक क्या हुआ, कौन ज़िम्मेदार है इसका, और क्या हम फिर इस खेल में शरीक होना चाहते हैं? तो मैं बतौर पाकिस्तानी इस खेल में शरीक होने से इनकार करता हूं। और मैं बिल्कुल, एक मिनट ठहरिए, मुझे बात करने दीजिए, मौका मिला है। मैं इमरान खान के इस मौक़िफ़ का हामी हूं। हम अफगानिस्तान के मामलात में बिल्कुल मदाखलत नहीं करेंगे, हम अब फरीक नहीं बनेंगे। और जब मैं कहता हूं हम फरीक नहीं बनेंगे तो हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। हम अपनी सरहदों को लोगों के लिए, अजनबियों के लिए इसलिए नहीं खोल देंगे कि वो ख़ास ज़बान और ख़ास मज़हब से उनका ताल्लुक़ है। मेरा मौक़िफ़ ये है, और अगर इसके अलावा पाकिस्तान के किसी उहदेदार का कोई और मौक़िफ़ है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं। आपको हमारी तैयारी नज़र आती है ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए जो बॉर्डर के ऊपर प्रिडिक्ट किया जा रहा है? मैंने आपको साफ कहा, रियासत के तस्वर में
बॉर्डर एक अहम जुज होता है। मैं अपने बॉर्डर को अपने फ़ौज पाकिस्तान के हवाले कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान मेरे बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी जैसे माजी में वो करती नहीं, और अब किसी को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देंगी किसी भी हवाले से, ना मज़हब के हवाले से, ना नस्ल के हवाले से, ना मजबूरी के हवाले से। अफगानिस्तानियों को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाएं, उनकी जो झगड़ा है वो खुद आपस में निपटें। अभी बेग साहब कह रहे थे उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, उनके मसाइल हैं, अपने मसाइल अपनी सरहदों के अंदर तय करें, मेरी सरहद को पार न करें और ना ही उनको पार करने की इजाज़त देनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से कहता हूँ होश के नाखुन लो, इस मामले पे तकसीम हो, बाज आ जाओ। इस तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत दूर धकेल दिया हुआ है। कहाँ 1989 और कहाँ 2021, हम आगे जा सके ही नहीं। और उसकी वन ऑफ द रीजन ये है, ये अफगानिस्तान की जंग। चले शहजाद साहब, तालिबान का हाथ ऊपर है, उनका मूड नहीं है, और फिर शेख रशीद का बयान, ये हुकूमत के अहम पोस्ट पर लोग हैं, एक कौमी सलामती के मुशीर हैं और एक वजीर दाखिला हैं। कैसे कंक्लूड करेंगे इन स्टेटमेंट्स को आप? देखिए, अगर मैं ये समझूं कि तालिबान असल में पाकिस्तान की शरीयत रखते हैं, फिर तो मैं मोईद यूसुफ के बयान को या उसकी स्टेटमेंट को कोई सीरियसनेस दे सकता हूँ। मोईद यूसुफ को भी समझना चाहिए कि तालिबान तो अफ़गानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो हम फिर जब कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के प्रॉब्लम्स के अंदर और उसके मसाइल के अंदर हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो ये जो रस्ते दिखाने वाली बात है, ये भी तो दखल अंदाजी हुई ना। तो इसका बेशक कि हम एज अ पीपल ऑफ द रीजन, हम इस खत्ते के लोग होते हुए हम ये दुआ गो हैं कि वहाँ के लोग कोई अकल का दामन पकड़ेंगे और आपस में बातचीत के जरिए कोई अमन का रास्ता निकालेंगे, अमन का रास्ता इख्तियार होगा। और जब वो नया तालिबान की बात करते हैं ना शेख रशीद साहब, वो बेसिकली पाकिस्तान के खौफ की बात करते हैं। वो इसलिए पाकिस्तान के खौफ की बात करते हैं कि उसका जो सारे का सारा असर है वो पाकिस्तान के अंदर आएगा। अगर वहाँ पे इंतशार बढ़ता है, अगर वहाँ पे खाना जंगी होती है, अगर वहाँ पर कोई भी कंट्रोल में नहीं है, काबुल बिल्कुल से लावारिस हो जाता है एक तरह से इफेक्टिवली काम की नौयत से, तो फिर उस सूरत में फिर ये इंतशार की कैफियत ऐसी है कि जिसके असरात पाकिस्तान के अंदर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुखालिफ ग्रुप भी वहाँ पे बैठे इस इंतजार में है कि किस दिन होगा जब ये मामलात और ये अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी आएगी कि हम अंदर घुस के पाकिस्तान के साथ वही कुछ कर पाएंगे जो कि हमने उनके साथ 2004-2007-8 के दरमियान किया था। तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ही होना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आती कि बेशक आप फॉरेन पॉलिसी को आप कंडक्ट करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए। शाह महमूद कुरैशी साहब हों या मेरे दोस्त छोटे भाइयों की तरह है यूसुफ मोईद, क्या वजह है कि बार बार आके आपको अफगानिस्तान की डिस्कशन करनी पड़ती है? आपने अमेरिका को पैगाम दे दिया कि हमने अड्डे नहीं देने, ना दे, बिल्कुल अच्छी बात की, हालांकि बाज़ाब्ता मांगे नहीं गए। फैसला मानेंगे या नहीं मांगे, जो भी तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, आपने बता दिया भाई हम कुछ नहीं देने वाले, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब उसके पे कायम रहो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी सरहदों को सिक्योर करो। तीसरी बात, अपनी अफवाज को तैयार करो कि खुदा न खास्ता कोई गलत असर आएगा तो उसको हम रोकने की काबिलियत रखेंगे वहीं पे। चौथा, अपने अंदर जो गंद अभी तक है उसको साफ करो ताकि वो असर जब आए तो इसके साथ मिलकर एक बड़ा असर ना क्रिएट कर सके। तो ये 4-5 चीजें करने वाली हैं। मोईद यूसुफ को भी चाहिए इस पे फोकस करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी चाहिए कि खाम खा इस बाहर जाती हुई बात को लेके अंदर अपने अंदर मत घुसिए, क्योंकि ये लगता है कि जैसे आप कहते हुए कि पजामे का जिक्र नहीं, रोजाना पजामे का जिक्र कोई ना कोई कर रहा होता है यहाँ पे। शहजाद साहब, ये आपकी गुफ्तगू से ना सवाल उठ रहे हैं कि पॉलिसी में हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुकूमत पाकिस्तान रियासत बता चुकी है, हम अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो फैसला करें उसकी तरफ देखेंगे, अमेरिका को भी जवाब दिया जा चुका, मगर फिर ऐसे स्टेटमेंट्स कंफ्यूजन और एक माजी है, एक तारीख है, उसको सामने लाते हैं। जी सर। आयशा एग्री विद यू। देखिए ना, हम कहते हैं हमने सबक सीखा, अगर सबक सीखा है तो सबक सीखे का कोई नजर आना चाहिए ना। सर फिर आपसे सवाल है ना, हमने सीखा है? नहीं, मैं तो अगर मुझसे पूछेंगे, मैं तो पहले दिन से सीखा हुआ हूँ। मैं अगर आज होता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई डीजी ISI तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बता देता कि मैंने सीखा है, ठीक है। लेकिन कहने की बात यह है कि हमारी बातों से जो बातें आवाजें जा रही हैं, तो क्या वजह है कि हम बार बार आप अपना काम कीजिए,
और आपका काम ये नहीं है कि वहां पे जाके उनको सिखाएं कि आपने कैसे मामला, ठीक है हम लिखने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले लगे रहेंगे, अफगानिस्तान पे मज़ामीन लिखेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम अपने टॉक शोज करेंगे, बट दैट डजंट रियली मीन। शहजाद साहब बड़ी माजरत, कतई कलामी की माजरत, एक कंफ्यूजन जब इस तरह की डिस्कशंस होती है खुद क्रिएट होना शुरू होता है। देखिए पाकिस्तान मुज़ाकरात में सहूलतकारी करता रहा और वो बड़ा पॉजिटिवली कंक्लूजन की तरफ जा रही थी सर, लेकिन फिर जी आयशा, अगर मैं मोईद यूसुफ की बात को मुकम्मल तौर पे मान लेता तो ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट होती, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन मैंने क्रिएट की बाय टेलिंग मोईद यूसुफ कि बात मत करो, छोड़ दो, तुम्हारी ये करने की जरूरत नहीं है इस बात को। सर अब अच्छा थोड़ा मोईद यूसुफ साहब से ऊपर जाते हैं। एक बयान शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं आपको सुनवाना चाहूंगी और फिर शीरी मजारी साहिबा सोशल मीडिया पर नायब सदर अमरुल्लाह साले को क्या जवाब दे रही हैं। ये वुज़रा, वफाकी वुज़रा का लेवल है सर। एक बात मैं भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि क्या आप मेरी बात को, शहजाद साहब की बात को, बेग साहब की बात को इन लोगों के मुकाबले में कमतर समझती है? सर देर काबीना है, हुकूमत पाकिस्तान है जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कैसी कबीना? सर क्या बात कर रहे हैं? आज ही होंगे, कल ये नहीं होंगे, लेकिन हम जो चारों बैठे हैं हम रियलिटी हैं। राइट नाउ दे आर द पॉलिसी मेकर्स। हम जो चारों आपके प्रोग्राम में बैठे हैं हम हकीकत हैं, ये हकीकत नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शीरी मजारी रियलिटी नहीं है। आज इसलिए हकीकत है, ये मेंबर है पार्लियामेंट के, ट्रू, बदकिस्मती से, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत मैं हूं, हकीकत मोहसिन बेग है, हकीकत शहजाद चौधरी है। हम मैं सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, काफी हमने भुगत लिए यार, तबाह हो गया मेरा मुल्क, मेरे मुल्क का कल्चर, सकाफत, तहजीब, तालीम, अदारे, सड़कें, इसका कारोबार सब तबाह कर बैठे। और अभी भी आप कहते हैं हम गलती पर हैं, और वो जो मुंतखब होके आ जाते हैं वो सही कह रहे हैं। और ये एक खातून जिसका नाम आप ले रही है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द लेडी, मैं उसके इंसानी हकूक के लिए जो कोशिश है अप्रिशिएट करता हूँ। सवाल ये लोग कौन है? अभी मोईद इज जस्ट लाइक ए ब्रदर टू मी, लेकिन सवाल है हु इज मोईद? He has come all the way from America and he will go back over there. हम है स्टेक होल्डर, हमारी सुने। और यही प्रॉब्लम है मेरे मुल्क की कि स्टेक होल्डर को मौका नहीं दिया जाता बात करने का, और उन लोगों को मौका दिया जाता है जिनके लालच हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। आई एम ओल्ड मैन, आई हैव सीन इट। मैं जो भुगत रहा हूँ ज़ियाउल हक के बाद से लेकर आज तक, मेरा मुल्क जा ही नहीं सका। मेरे मुल्क के नौजवानों की किस्मत ही कुछ नहीं है, उनका मुकद्दर ही कुछ नहीं रहने दिया हमने, उनके लिए हमने छोड़ा ही कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता बस कर दें अब इसको, उनकी जंग है वो लड़ें, हम उनका एहतराम करते हैं, और उनके जो अंदरूनी मामलात है हम उनका एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करें। ठीक, मैं मोहसिन बेग साहब, मैं कुरैशी साहब की तरफ बाद में आती हूँ थोड़ा। मुझे ये अभी अमेरिकी इनखला के बाद की ये जो बात हो रही है, अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान एक तो इस बात से खुश नहीं कि अमेरिका ने जिस तरह से अचानक यहां से निकला है। पूरे मामले पर कसूरवार अमेरिका है, तालिबान है, या पाकिस्तान है जिसने गलत तवक्कुआत रखी? पाकिस्तान है जिसके बकौल तुम्हारे मुंतखब नुमाइंदों की तवक्कुआत थी, मेरी तो कोई ऐसी तवक्को नहीं थी। सर कुछ तो था ना, कुछ तो डिजाइन थे, क्योंकि हमने तो सपोर्ट किया ना अमेरिका। बेग साहब का जवाब ले लेते हैं। वियतनाम से निकलने के बाद अमेरिका बदला लेने की कोशिश कर रहा था, चले, और ये अमेरिका का आखिरी बदला है इस सदी के अंदर। अगली सदी हमारे मरने के बाद अल्लाह जाने यहाँ पे क्या होगा। उसने ना सिर्फ बदला लिया, और ऐसा बदला लिया जिसमें सब लोग शामिल हुए, और शामिल होने वाले वो लोग हैं जो कभी दीन के नाम पे शामिल हुए, कभी अपनी लैंग्वेज के नाम पे शामिल हुए। और मैं एक बात आपको बता दूं, खुदा न खास्ता अगर ये खेल जारी रही तो पाकिस्तान की सालमियत, अल्लाह रहम करे, मैं लफ्ज़ सालमियत इस्तेमाल कर रहा हूं, सालमियत खतरे में आ जाएगी, अल्लाह रहम करे। मोहसिन बेग साहब बात वहीं आ गई। अब यही सवाल है आपसे कि कसूरवार कौन, अमेरिका, तालिबान, पाकिस्तान को मायूसी किससे ज्यादा हुई, अमेरिका से, तालिबान से? देखिए सिचुएशन अमेरिका ने जो क्रिएट की वो नेचुरली उन्होंने अपने मफादात की खातर उन्होंने 20 साल यहाँ गुजारे हैं, और ये उनका टाइम था उनके निकलने का। उन्होंने बड़ा क्लियरली ऐलान किया हुआ था, वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते थे। पाकिस्तान को ना तो अमेरिका पे कोई ब्लेम करना चाहिए और ना ही कोई ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को धोखा दिया। उन्होंने बिल्कुल धोखा नहीं दिया। हमें तो ये देखना है, जैसे इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि हमारी कश्मीर की पॉलिसी देख लें, अफगानिस्तान की पॉलिसी देख लें, इतना हमने प्रोपेगेंडा फेस किया, इतने पैसे खर्च किए, ह्यूमन रिसोर्स, इतने लोग शहीद करवाए, हमारी आज तक कोई पॉलिसी कामयाब ही नहीं हुई अल्लाह के फजल से। ऐसी कोई पॉलिसी बनाने वाले हैं कि किसी को जिम्मेदार हम ठहरा ही नहीं सकते। और वो जो अफगानिस्तान के
बड़े मार्के के जो वो अपने आप को उन्होंने बुक्स भी बड़ी लिखी और बड़ा क्रेडिट भी लिया, हमारे एक जनरल साहब थे और बाकी लोग थे। ये फिलॉसफी फेल हो चुकी है। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन समबडीज अफेयर। और आपका तो अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, आपकी पॉलिसी अपनी तो कोई बन नहीं रही, आप दूसरों की पॉलिसीज जाके क्या बनाएंगे? और किसी पे ब्लेम देना नहीं चाहिए। हर मुल्क अपने मफादात की खातिर काम करता है। हम लोग हैं जो दूसरों की खातिर काम करते हैं। और पूरी दुनिया में कहीं कोई इस्लाम के खिलाफ हो जाए, पाकिस्तान में आग लग जाती है। इतने इस्लामिक कंट्रीज हैं, कोई बोलता नहीं है। कभी हम फलस्तीन के लिए खड़े होते हैं। कश्मीर पॉलिसी आप देख लीजिए हाल क्या हुआ। इतना रिसोर्स हमने खर्च किया कश्मीर पॉलिसी पे, एंड ऑफ द डे क्या हुआ? अफगानिस्तान में कितने, अफगान पॉलिसी पे कितने पैसे खर्च हुए, उसका जवाब देने वाला कोई है आज? कोई नहीं है। तो मकसद ये मोईद यूसुफ साहब, ये तो कल की बात है। पहली बात तो है कि ये इंडक्ट कैसे हुए, इनको क्लियर किसने किया सिक्योरिटी एडवाइजर बनाने के लिए? खान तो इनको मिला ही नहीं था कभी। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। गवर्नमेंट किसी की है, बंदे कोई आ जाते हैं, पॉलिसी वो बना रहा है, खान को पता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई हो उसको पता नहीं होता। तो ये चीजें हाउस इन ऑर्डर कीजिए। और हर शख्स आके अपनी एक पॉलिसी बनाता है जो एंड ऑफ द डे कंट्री को और कंट्री के लोगों को कॉस्ट करती है, और हमें कर रही है। बिल्कुल। अब हाउस इन ऑर्डर पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो मैं वापस अब फिर जाऊंगी। इफ्तिखार साहब को बेशक नहीं पसंद है। शहजाद साहब, शीरी मजारी साहिबा सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर अमरुल्ला साले जो नायब सदर है, और उन्होंने वही पेशावर वाली स्टोरी जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका रेफरेंस दिया। अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, अगर विफाकी वुज़रा स्टेटमेंट्स देंगे और वो फिर इंटरनेशनल मीडिया में जाएगा तो वो हुकूमत की पॉलिसी ही काउंट होती है। शीरी मजारी उन्हें कह रही है अमरुल्ला साले को मेंशन करके कि शुड रियली स्टॉप अटैकिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली ऑन सोशल मीडिया व्हेन ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट। एक और में कह रही है स्टॉप ब्लेमिंग अस फॉर योर फेलियर्स व्हिच हैव आल्सो प्रिवेंटेड द रिटर्न ऑफ इवन रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज बीइंग होस्टेड बाय पाकिस्तान फॉर डेकेड्स। कुरैशी साहब का स्टेटमेंट सुनवा दिया है कि वो किन किन को कह रहे हैं कि आए बात करें, मुज़ाकरात हल निकालें। सर, क्या हमारे पास पॉलिसी क्लियर मौजूद है? अभी मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि कौन कैसे आया, प्राइम मिनिस्टर साहब तो मिले नहीं। सर जी, फिर माजी ही दोहरा रहे हैं कि हम कोई नई तारीख लिखने जाएंगे? देखिए आयशा, पहली बात तो यह है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब उर्दू में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेशक बहुत सारे अफगान उर्दू भी जानते हैं, लेकिन कितनी परसेंटेज होगी? तो मेरा ख्याल है कि हमें उनकी ज़ुबान जो गुफ्तगू की है उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो असल में एड्रेस किसको कर रहे हैं। पीटीआई का हो या किसी भी जगह का, ख़ासतौर पे पीटीआई में ये चीज़ नज़र आ रही है, वहाँ पे एक इंटरनल टसल है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाने के लिए, और बदकिस्मती से उसका इजहार आपको चंद उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके अंदर नज़र आता है। ये डोमेस्टिक ऑडियंसेस को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस करने की बात है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। इसमें कुछ अदारों को भी इन्फ्लुएंस करने की बात हो सकती है कि मैं इस किस्म के काम कर रहा हूँ जो कि बड़े इंटरनेशनल लेवल के हैं। मेरे अगेन गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स माइन, सो देयरफॉर मैं कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारी सियासत की एक मजबूरी है कि ये हम ये जो इस किस्म के डोमेस्टिक ऑडियंसेस को पैगाम देते हैं। शहजाद साहब, बड़ी माजरत के साथ, बट इन दिस सोशल मीडिया एज अब आप बात डोमेस्टिक नहीं रह जाती है, इंटरनेशनल हो जाती है। जब वजीर खारजा एक बात कहीं भी कहेंगे, मैं इसी तरीके से शीरी मजारी की, देखिए शीरी मजारी का असल में जब उनके थे ना जो एनडीएस के जो सरबराह है मोहिबुल्ला समथिंग, उनकी जब वो स्टेटमेंट आई जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को एक खास नाम से पुकारा और उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात का एक उनकी ट्वीट्स बंद नहीं होती, वो पाकिस्तान की पूरी कौम को किसी तरीके से गिरदानते हैं। और वो बदकिस्मती है कि हमारा एक ऐसा मुल्क जिनके कम अज़ कम 30 लाख लोग, अगर 50 नहीं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मेहमान हैं, पाकिस्तान का मुआशरा तब्दील हो गया उनके यहाँ आने से। हमने 40 साल तक उनका बोझ लेके चले, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर अफगानिस्तान का हिस्सा रखते हैं, यानी हमारा आटा जो होता है, हमारी गंदम जो होती है, उसमें उसकी इंक्लूजन होती है कि अफगानिस्तान कितना भेजने आटा। जहाँ पर आपका खाना यहाँ से जाता हो, जहाँ आपकी पूरी की पूरी इंडिया के साथ आपकी ट्रेड यहाँ से जाती हो, यार आप उस तरीके से बैठ के अपनी मौसमों के ऊपर इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने गलतियाँ की अपनी पॉलिसी के अंदर, हम मानते हैं, हम उन्हीं पॉलिसियों के डर से हुए आज इस सफ़र से गुजर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने भी सबक सीखा है। क्या आपने भी सबक सीखा या नहीं सीखा? आपका तो भी चल रहा है इम्तिहान, यार थोड़ा सा तो ख्याल करो। तो शीरी मजारी को मैं इसलिए नहीं कुछ कहता कि शीरी मजारी ने उस एटीट्यूड को, उस सोच को चैलेंज किया अपनी ट्वीट्स के अंदर, परफेक्टली फाइन, ठीक है आप कीजिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, बड़े होने के नाते, बड़ा एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते आप पे जिम्मेदारियां भी उसी तरीके से ज्यादा हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों में ये हरगिज शामिल नहीं है कि हम अफगानिस्तान को ये सिखाएं या तालिबान को ये सिखाएं कि आपने जंग करके काबुल पे
फतह कैसे हासिल करनी है, या अशरफ गनी को ये सिखाएं कि तुम्हें असल में किस तरीके से बैठ के सबको काम करना है। अभी मैं ट्वीट देख रहा था, हमारे वहाँ पर एक और हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल एम्बेसडर हैं, एक जगह तकरीर करते हुए कहते हैं कि अगर मिलिशिया तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए तो ये एक बहुत बड़ा गलत कदम होगा। अगेन, आप एक सफीर रहें, आप वहां से रिपोर्ट करें, आप उनको सिखाएं मत प्लीज। डर एक ही है कि यार ये अगर बहुत बड़ा गंद मच गया अफगानिस्तान में तो ये हमारे ऊपर जो उसका बोझ आएगा वो कौन संभालेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा बोझ आ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें बजाय अफगानिस्तान को सिखाने के, तो उस बोझ में कुछ कमी हो सकती है अगर मुकम्मल तौर पर उसका एब्सेंस भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्टेप बैक करके थोड़ा रैशनल तरीके से सोचें। जज्बातियत वाला काम नहीं है ये, अकल और फहम वाला काम है, इसको इसी तरीके से लेकर चलना चाहिए। तो जहां शहजाद साहब कंक्लूड कर रहे हैं, जो एक स्टोरी रिपोर्ट भी होती है कि भारत की तरफ से तालिबान से मुज़ाकरात का ढोंग और अफगान हुकूमत के लिए वहां पे असलहे की फराहमी, वो सही कह रहे हैं। अगर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान अपने आप को एक साइड पर रखकर और बहुत ही बड़ा कल को गंद और मैस हो जाए तो फिर तो कैसे संभलेगा और संभालेगा? देखिए, मैं क्योंकि मैंने बहुत जज्बाती गुफ्तगू गालिबन कर दी है तो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ये भी तो कुछ बताया मैं क्या करूं। अब ये जो 3 आपने बयानात मुझे बताए, ये तीनों बयानात क्यों दिए जा रहे हैं भाई? वो जो चाहे अशरफ गनी के साथ करें, उनका मलेशिया जो चाहे करे, उनके तालिबान जो चाहे करें, ये हम कौन हैं? मुझे तो ये बहुत खौफनाक चीज़, जब हम कोई रोल प्ले कर लेते हैं, कल अगर मलेशिया नाकाम होगी तो हमारे पे मलबा आएगा, और अगर कल मलेशिया कामयाब होगी तो फिर हमारे पे मलबा आएगा कि जी ये बैठे हुए पाकिस्तान में ये पट्टी पढ़ा रहे थे। मैं कहता हूँ हम हैं कोई, ये जो 3-4 लोगों के नाम लिए, इनका स्टेक क्या पाकिस्तान में? आर दे आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट? आर दे अंडर ओथ टू प्रोटेक्ट दी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री? Who are these people? कौन है ये लोग? देखिए, ये जो मजाक हम कर रहे हैं और हम गैर मुल्क की वीज़े लेने की खातर, गैर मुल्क ममालिक में से नौकरियों के लेने की खातर, अपने बच्चों के लिए, अपने भांजों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ये रोल बस कर दें हम। मेरा मुल्क, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई, वो जो रूसी आए थे जिनके खिलाफ ये सारी जंग का आगाज किया गया, तो उनको तो गए कई साल हो गए हैं भाई। वो तो 1989 में चले गए थे, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हो क्या रहा है? और देखें, चमन का बॉर्डर आपका बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और तयशुदा दुश्मन है, ना उसने कभी छुपाया कि वो दुश्मन नहीं है। मासवा एक दफ़ा जब वो आए, उनका वज़ीर आज़म लाहौर आया और यादगार पाकिस्तान गया, उन्होंने नहीं छुपाया कभी। हमारी सबसे जो सॉफ्ट बेली है वो है। इधर अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है और आते हैं तो अभी जुलूस निकलने शुरू हो जाएंगे पेशावर में उनके हक में, और कल एक जनाजे में आपने देख लिया, ये जुलूस निकलेंगे कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे हम जबान हैं। तो सर फिर वज़ीरा के बयानात मैटर करते हैं ना, यहाँ दाखिली तौर पे भी मैटर करते हैं। बीबी, ये किसने फैसला करना है? ये इन लोगों ने फैसला नहीं करना जिनके आप नाम दे रहे हैं। मैं लोगों से मुखातब हूँ, मैं आपके व्यूअर्स जो ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातब हूं कि लोगों, हमारा मुल्क है। ये बात कितनी जबरदस्त की है शहजाद साहब ने। वो हम गंदम भी उनके हिस्से की उगा रहे हैं, चावल भी उनके हिस्से का उगा रहे हैं, ये बकरियां भी हम उनके हिस्से की दे रहे हैं, गोश्त भी हम उनके हिस्से का दे रहे हैं। ये बड़ी ईद आ रही है उसके लिए गाय भी हम उनके हिस्से की दे रहे हैं। और भाई उनका हिस्सा कब तक हम पूरा करते रहेंगे? जब तक हम स्टेक होल्डर होंगे उनके मामला में। हम स्टेक होल्डर नहीं है, हम मुज़ाकरात के करार मामला, हम क्या मुकम्मल तौर पर आउट हो सकते हैं? यही तो सवाल था। हम अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन होने की हैसियत में दूसरे मुल्कों की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करने की जो जिम्मेदारी मुझ पर और मेरी हुकूमत पर आयद होती है, मुझे वो पूरी करनी। चलें, एक ब्रेक लेनी है। बात हो रही थी कि भारत हमारा एक खुला दुश्मन है, कभी छुपाया नहीं। एक मकबूजा कश्मीर का मामला अपनी जगह, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, हमारे जो सियासतदान हैं वो किस किस्म की सियासत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कर रहे हैं और क्या मामलात की हसासियत को समझते हैं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात कर लेते हैं कश्मीर में जारी जो तीनों बड़ी जमातें इस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रही हैं इलेक्शन के लिए, उस पर, और फिर बिलावल भुट्टो जो इस कैंपेन को दरमियान में छोड़कर अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोहसिन बेग साहब, आपकी जानी पहले आऊंगी। एक तो ये फरमाइएगा कि ये जो दौरा है बिलावल भुट्टो का, इस पर बहुत ही बातें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से भी, और एक बड़ी अहम कैंपेन वो चला रहे थे कश्मीर में जिसको छोड़कर वो इस दौरे के लिए रवाना हुए हैं।
कितनी अहमियत है उनके इस दौरे की? देखिए, अहमियत का तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन उनका एक निजी दौरा है। ही इज़ अ यंग मैन। आई डोंट नो अमेरिका में अगर उनकी किसी ऑफिशियल से मुलाकात है या किसी लॉबियस्ट से होगी, और इनका उसको खाम खा में पीटीआई वालों ने इतनी अहमियत दे दी। आज वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी कह रहे थे सीवी मेरे पास है, हालांकि उनकी सीवी पूरी पिंडी के पास है और वो सीवी बड़ी मजबूत है पिंडी वालों के पास उनकी। तो मकसद ये है कि उसको हाइप दे दी गई है। मेरा नहीं ख्याल उनका एक निजी दौरा, उतनी हाइप उनको देनी नहीं चाहिए सरकार को, और पूरी सरकार बयानबाजी पे लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ इसमें इतना उछालना नहीं चाहिए इस चीज को। बेग साहब, टाइमिंग अहम नहीं है? अगर इतना ही निजी दौरा था तो कुछ दिन बाद भी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे जिसको दरमियान में छोड़कर गए हैं। मतलब टाइमिंग देखी जा रही है, खित्ते के हालात, सूरत हाल, और फिर उनका दौरा, और उसमें खुद कहा भी जा रहा है कि बहुत सी अहम मुलाकातें मुत्तवक्के हैं, 2 शहरों में मुलाकातें उनकी होनी है। सो टाइमिंग मैटर तो कर रही है कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल मैटर कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके दौरे से कोई इमीडिएटली रिजल्ट निकालना या उसका इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान या पॉलिटिक्स पे पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो कश्मीर की जो इंतखाबी मुहिम चला रहे थे और जिस तरीके से और जिस अंदाज से उन्होंने वहाँ पे स्पीचेस की, रैलीज की, तो वो मैं तो थोड़ा सा उससे भी इख्तलाफ करता हूँ कि उन्होंने सारा टारगेट नून लीग को ही रखा, क्योंकि बेसिकली नून लीग की हुकूमत है वहाँ पे, और नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट है, बल्कि कुछ शायद बड़ा ही हो, क्योंकि पीटीआई ने बहुत कोशिश की उनके लोगों को तोड़ने की। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी, 6 मिनिस्टर तोड़ लिए, स्पीकर तोड़ लिया, डिप्टी स्पीकर, गो के वो सारे लोग हार गए, लेकिन 6 सीटों से वो चले गए 22 सीटों पे। तो इसी तरह पीटीआई इस वक्त भी कोशिश यही कर रही है कि मनूवरिंग की जाए, और पीटीआई का हदफ भी नून लीग है और पीपल्स पार्टी का हदफ भी नून लीग है। तो मैं समझता हूं कि जो पीपल्स पार्टी ने वहां पे पॉलिसी रखी है वो मुनासिब नहीं थी, क्योंकि इनको काउंटर करना था फेडरल गवर्नमेंट को। अब जुल्म ये हो रहा है कि जब भी जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो मनूवरिंग करके, मैनिपुलेट करके आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बना लेती है। या तो इनके इलेक्शंस को हमारे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के साथ होना चाहिए ताकि फेडरल गवर्नमेंट मैनिपुलेट ना कर सके, और उसी तरह इलेक्शन हो, जो जीते उसकी सरकार बन जाए। बेग साहब, आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, आप ये फरमा रहे हैं नून लीग की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और जीबी से मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है। पीटीआई तोड़ तो नहीं सकी लोगों को, ये तो हकीकत है, लेकिन इलेक्शन कितना मुख्तलिफ होगा? जरदारी साहब ने भी इस पर बात की, उन्होंने कहा वही कुछ होगा जो रवायतन होता आया है। आपके एनालिसिस में क्या रिवायत से हटकर नतीजा निकल सकता है आजाद कश्मीर के इंतखाब का? बिल्कुल निकल सकता है जी, क्योंकि अभी तक इन्होंने, पीटीआई ने सारा जोर लगाया और एक आध ही बंदा तोड़ सके हैं, बाकी लोग उसी तरह इंटैक्ट रहे। गिलगित बल्तिस्तान वाली लोगों ने सिचुएशन देख ली थी कि जब उन्होंने प्रेशर में आके पार्टी पोजीशन बदली तो गिलगित बल्तिस्तान में सब लोग हार गए जिनको पीटीआई में शामिल किया गया था। अब उन्होंने वो सिचुएशन देख के तो लोग इंटैक्ट हैं, लेकिन आपको पता है पावरफुल होती है फेडरल गवर्नमेंट। वो वजीर साहब वहां कैश 5-5 हज़ार वाले नोट भी बांट रहे हैं, 3,90,000 पकड़ा भी गया। तो मकसद ये है कि खान साहब जिनको हम लाए थे स्टेटस को तोड़ने के लिए, नया पाकिस्तान बनाने के लिए, उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है जो इनसे पहले लोग कर रहे थे कि मैनिपुलेट करो, तोड़ो, पकड़ो, जबरदस्ती करो और जीतो। तो सवाल ये बनता है, आप कह रहे हैं कि रवायत से हट के होगा, नतीजा पावरफुल हुकूमत के हक में होगा या रिवायत से हट के होगा? देखिए, मैं आयशा बिलीव करता हूं, इफ्तिखार साहब क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मेरे भाई भी हैं, ये टाइम बदलना है। आज बदले, मेरी जिंदगी में बदले, इफ्तिखार साहब की जिंदगी में बदले, बदलेगा। ये बिहाइंड द सीन जो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक ना एक दिन इनको पीछे हटना पड़ेगा, और उसका मुजाहरा आप बहुत जल्दी देख लेंगे। अगर आपने इसी तरह इलेक्शन मनूवर करने शुरू किए जैसे आप करते आ रहे हैं, तो ये 1-2 इलेक्शनों के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा। लोग आपकी मनूवरिंग को नहीं मानेंगे, लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे, और अगर आवाम खड़ी हो गई,
अपने ही लोगों के सामने, तो ये मुल्क का फिर हाल जो होगा वो अफगानिस्तान से भी बदतर होगा। अल्लाह रहम कर। शहजाद साहब कितना एग्री करते हैं मोहसिन बेग साहब से, क्या उस पर कमेंट करेंगे? और ये सीवी किस किस का मजबूत है और किस किस का पिंडी वालों के पास है? अच्छा, नहीं, पहले तो आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं। जो मैं समझ पाया हूँ, थोड़ा बहुत जो देखा है आइन पाकिस्तान को, उसमें तो आज़ाद कश्मीर की हैसियत बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट हैसियत है, क्योंकि जब तक कश्मीर मिल नहीं जाता, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, या वो जो राय शुमारी है वो नहीं हो पाती, उस वक्त तक ये फैसला करना कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में अभी तक तो नहीं आया, ये तो सेपरेट एंटिटी के साथ है। हाँ, एक चीज़ है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो भी होती है वो फंड्स आज़ाद कश्मीर को देती है। गिलगित बल्तिस्तान का भी यही हाल था, लेकिन उसको एक थोड़ा सा अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक चेंज उसका स्टेटस कर दिया जाए, एक प्रोविजनल स्टेटस कर दिया जाए। आज़ाद कश्मीर का प्रोविजनल स्टेटस ना हो सकता है, ना होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक इंडिपेंडेंट, यही तो एक हमारे पास एक सिंबल है कि कश्मीर आज़ाद है, और उस आज़ाद कश्मीर के लिए, और हमने कश्मीर का जो बाकी हिस्सा आज़ाद नहीं है उसको हमने मिलाना है साथ। अगर हमने इसको भी मिटा दिया तो फिर पीछे हमारी बात ही कोई नहीं रह जाएगी, फिर तो हम वही खेल खेलेंगे जो कि मोदी खेल रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। अच्छा, इसलिए तो आज़ाद कश्मीर की अपनी जो हैसियत है उसको हमें उसी तरीके से मेंटेन करना है। मुझे अफसोस देख के ये होता है कि हम आज़ाद कश्मीर में जाके पाकिस्तान की सियासत करते हैं। आज़ाद कश्मीर में तो कश्मीर की सियासत होनी चाहिए, वहां पर तो मकबूजा कश्मीर की सियासत होनी चाहिए, वहां पर तो वो सियासत होनी चाहिए। बेशक आप अपने लोगों के लिए अच्छी सहूलियात की कोशिश करें, ज्यादा फंड्स की कोशिश करें, वो आपका काम है। सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मामला तय करना, लेकिन वहां पे बैठ के आप इमरान खान को बुरा भला कहने के बाद किस तरीके से तवक्को करेंगे कि आपको फंड्स मिल जाएं या ज्यादा फंड मिल जाएं, जब तक इमरान खान हुकूमत में है। जब कोई और आएगा तो आप उसके साथ मिलकर, उसकी हुकूमत के साथ मिलकर चलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से कि हमने जीबी में देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन कुछ हिस्सा उसका पीएमएलएन के साथ गुजरा, फिर कुछ हिस्सा उसका पीटीआई के साथ गुजरा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी आईनी हैसियत को तस्लीम करते हुए आज़ाद कश्मीर की सिर्फ वहीं के मामला, मकबूजा कश्मीर के मामला तक रहने दीजिए। वहां पर यह मसला नहीं है कि कौन पीछे से किसकी डोरें हिला रहा है। डोरें सिर्फ एक ही चीज हिलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, विद जो भी गवर्नमेंट वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स आएगी जो उसको लेके आएगा। अच्छा, अब रिवायत है या गैर रिवायत है, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को फैसला करने दें। हम यहाँ बैठे कौन है? हम जैसे कि हम अफगानिस्तान की बात नहीं कर सकते, हम आज़ाद कश्मीर की बात करने वाले कौन है कि रिवायत है या गैर रिवायत है? लेट द पीपल डिसाइड, फैसला कर लेंगे। अगर उन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट के साथ जाना है तो हम कौन होते हैं कहने वाले के अगर तुम सिटिंग गवर्नमेंट के साथ गए तो इसका मतलब है कि फिर ये पाकिस्तान यहाँ कायम नहीं रहेगा। खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खा। तो मतलब पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान कायम रहेगा तो आज़ाद कश्मीर की कोई वक़्त बनेगी, वरना तो आज़ाद कश्मीर को खाने के लिए भी लोग तैयार बैठे हुए हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें थोड़ी सी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर एक थोड़ी रिफाइनमेंट लेके आनी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करें और आज़ाद कश्मीर को थोड़ा सर एक छोटा सा कमेंट शहजाद साहब इस पे भी कर दीजिएगा। तीनों बड़ी जमातें वहां खड़े होकर एक दूसरे पर गद्दारी और कश्मीर फरोशी के इल्जामात लगा रही हैं। कश्मीर के स्टेज पर जाकर वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, बारी बारी जिसका भी वक्त होता है, जो अपोजिशन में होता है वो दूसरे पे ये इल्जाम लगाता है। कुछ सब्सटेंशियल भी है, ये सिर्फ इल्जामात और दाखिली सियासत है? सबने अपना अपना रोल अदा किया हुआ है, सब इसके हिस्सेदार हैं। बुरा है तो उसके हिस्सेदार हैं, अच्छा है तो उसके हिस्सेदार हैं। अगर मकबूजा कश्मीर का मसला आज भी कायम है और मुकम्मल तौर पे ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है भारत से, तो उसके अंदर भी कुछ क्रेडिट है उन तमाम लोगों को जो कि हुकूमतों में रहे। और अगर उसके हालात ये पहुंच गए जो कि आज हैं, तो उसके अंदर भी फिर नाकामी है, और अगर फेलियर है तो वो सबका बराबर है। तो मेरा ख्याल है कश्मीर को छोड़ दें, मकबूजा कश्मीर को। बेशक हाँ, आप जाते हैं, आप बात करें, आप मोदी के साथ पाकिस्तान की अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को आप जरूर आइडेंटिफाई करें, अब चाहे वो कश्मीर के बारे में है। लेकिन ये जो होता है ना, वहाँ पे जाके इल्जाम तराशें कि कौन गद्दार है और कौन नहीं है, ये हमारी पार्लियामेंट के लिए ठीक है। अपनी पार्लियामेंट में आकर 100 बिस्मिल्लाह बातें करें इसके ऊपर, लेकिन वहां पे कोशिश करें कि आज़ाद कश्मीर को मजबूत करें और वहां पे लोगों को उनका हक राय दे ही दें। उनको हक राय दे ही देंगे तो उसके बाद मकबूजा वालों के लिए आवाज उठाने कि कोई आपकी बात मानेगा भी और सुनेगा भी। ठीक है इफ्तिखार साहब, दो कमेंट आपसे। एक तो कश्मीर का इलेक्शन रिवायती रहेगा, दूसरा जिस तरह की तनकीद वहां एक दूसरे पर की गई है और जो खास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से नून लीग पर की गई है, कमेंट कीजिएगा। बिलावल भुट्टो वही कर रहे हैं जो उनसे कहा गया। मेरे लिए तो कोई, जरदारी साहब ने कहा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, वो थोड़ा डिफरेंस है ना। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जरदारी साहब भी बिल्ला कहते थे, अब बिलावल ने नून लीग को बिल्ला कहा। पीडीएम को छोड़ने के बाद, पीडीएम में फूट डालने के बाद से लेके अब तक जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है। इस पर तबसरा करना कुछ ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ एक ही बात पे हम तबसरा करते रहें।
शहजाद चौधरी साहब ने मोहसिन साहब की एक बात पर कहा कि खुदा ना करे हमारे मुल्क को कुछ हो। मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मोहसिन साहब ये कह रहे थे कि अगर हम इंतखाबात का मजाक उड़ाएंगे, अगर हम इंतखाबात को खेल में शरीक कर लेंगे, हम अगर इंतखाबात को चुराने लग जाएंगे, अगर हम इंतखाबात के नताइज आवाम के ख्वाहिशात से मुतसादम लेंगे, तो फिर जो आवाम का रद्दअमल है वो अफसोसनाक हो सकता है। अब आए जी हक के राय दही, बड़ी अच्छी बात की शहजाद चौधरी साहब ने। काश ये सारी की सारी सियासी जमातें रोज़ाना एक जुलूस निकालती, हर जुलूस की सिमत हिंदुस्तान के टेरिटरी की तरफ होती, रोज़ एक जुलूस जाता, कभी मुजफ्फराबाद से जा रहा होता, कभी शारदा से जा रहा होता, कभी नीलम वैली की तरफ से जा रहा होता, और एक ही मुतालबा होता हक के उनको हक दो, और दुनिया को कहा जाता हम हक मांग रहे हैं, मसला तय हो जाता, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ वहाँ पे हो ही नहीं रहा। ये जो इल्ज़ाम तराशी है कौन किसके घर लैंड कर गया और कौन किससे जफ्फी डाल ली और कौन किधर, ये क्या है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? ना हम वहाँ की गुर्बत के खात्मे की बात कर रहे हैं, ना हम वहाँ पे स्कूलों की बात कर रहे हैं, ना हम वहाँ पे बेहतर हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, ना हम वहाँ पे टूटे हुए ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, ना वहाँ पे हम अच्छी ट्रांसपोर्ट फराहम करने की बात कर रहे हैं, ना हम उनको आफात से बचाने के लिए कोई मखसूस हालात देना चाहते हैं, ना हम यानी हम उनको एयरपोर्ट देने को तैयार नहीं है। यानी बड़ी बातें करती हैं सियासी जमातें, हम उनको एक छोटा एयरपोर्ट देने को तैयार नहीं है। मैंने बांग्लादेश में छोटे छोटे एयरपोर्ट देखे हैं, मैं यहाँ पे वहाँ पे एयरपोर्ट देने को तैयार नहीं हूँ। बातें मैं बड़ी करता हूँ, ये जो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है जिनको खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, वो मजाक उड़ाते हैं। सर, जो दो बड़े इल्जामात हैं बैठ के कि देखा है, ये है पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की। दो बड़े इल्जामात हैं। मैं पूछना चाहूंगी आपके नजदीक ज्यादा गलत और बुरा क्या? मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करना, या फिर मोदी का नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शिरकत? मैं किसी की शादी में किसी की शिरकत को बुरा नहीं समझता, सिंपल सी बात है। और अगर आप दो अच्छे हमसायों की तरह नहीं रहना चाहते तो मैं आपको रोक नहीं सकता। और याद रखिएगा, हम हमसाए बदल नहीं सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर वो किसी की शादी में आया तो हमने उसकी ज़्यादती को, उसके जुल्म को, उसकी नफरत को कबूल कर लिया। सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल। ज़ाती दोस्ती, ज़ाती तल्लकात और चीज़ हैं, हुक्मरानी और चीज़ है, मुल्की मफादात और चीज़ हैं। कोई भी शख्स पाकिस्तान में अपने मुल्की मफादात को कुर्बान नहीं कर सकता, खा वो आसिफ ज़रदारी हो, खा वो इमरान खान हो, खा वो नवाज शरीफ हो, खा कोई भी हो। मैं मान नहीं सकता कि मेरे मुल्क का जो लीडर है, मेरे मुल्क के जो सियासी पार्टियों की क़यादत है, वो इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई है कि वो हिंदुस्तान की बालादस्ती मैं इसलिए कबूल कर लेंगे कि उन्होंने उनको विजिट किया। मुझे इस सोच पे भी दुख होता है। गुफ्तगू को यहीं पे ही क्लोज करेंगे कि जो दाखिली सियासत है जमातों की वो यहीं तक महदूद रहनी चाहिए। उसको कश्मीर के इंतखाबात में ले जाकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाना ये एक इंतहाई संगीन मामला है। इससे सियासी जमातों को हटने की ज़रूरत है। तामीरी अंदाज में क्या कुछ वहाँ के लिए किया जा सकता है उसको ले आउट करें और वो वहाँ ले जाया जाए। जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं हमसाए बदले नहीं जा सकते हैं, तो बेहतर तरीके के साथ किस तरीके से अमन के साथ रहा जा सकता है। अगर दुश्मन दुश्मनी कर रहा है तो उसको दुश्मनी का जवाब भी वैसा ही मिलेगा। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।